हमने एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दी थी 400 पेज की। भाजपा ने 10 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। अब हमारी दी हुई चार्जशीट के ऊपर अब आंख खुली है भाजपा की। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो ज़मीनें दफ़ा 4, 6 और 9 के नोटिस के बाद रिलीज करी, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अब ईडी वाले उसकी इंक्वायरी में लगे हुए हैं। अगर ये काम है, हमने जब इनको चार्जशीट सौंपी थी उस वक्त शुरू कर देते हैं, तो जिन लोगों ने उसमें लूट मचाई थी उसका सीधा सीधा एक तरीका था। शहर के साथ लगती हुई ज़मीन जो है, जिसकी कीमत बढ़ रही थी, जिसके सरकारी रेट जो बढ़ाई नहीं गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डर लॉबी जो है वो सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर के उनको नोटिस दिलाती थी दफ़ा 4 और 6 कि तुम्हारी ज़मीन एक्वायर करेंगे। बहाना बनाते थे, यहाँ सेक्टर काटेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ कुछ और करेंगे उसके नाम पर। और उस ज़मीन को बिल्डर जब जा कर के उस किसान के साथ एग्रीमेंट करके ख़रीद लेता था तो उसको रिलीज़ कर देते थे। उसमें सिर्फ एक नोटिंग देते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है सरकार को, इसलिए हम इसको रिलीज़ कर दें। जो करोड़ों रुपए एकड़ की ज़मीन थी, किसान को 20-30 लाख रुपए में देनी पड़ती थी। हमने उसकी डिमांड करी थी कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसकी जांच। खास करके एनसीआर जो एरिया था, दिल्ली के साथ गुड़गांव था, सोनीपत था, झज्जर का इलाका था, मेवात का इलाका था, फरीदाबाद पलवल का इलाका था, उसके अंदर जो ज़मीनें थी 72,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको सरकार ने बिल्डर को देने के लिए किसान को मजबूर किया। अब उसकी जांच हो रही है, अब उसमें हुड्डा का नाम आ रहा है। अब आंख खुली है इनकी। हम तो ये कहते हैं देर आए दुरुस्त है, इंक्वायरी हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, इलाहाबाद में लगातार दौरे आपके जारी रहे हैं, बीच में गैप बदलता है, लेकिन आज से फिर दौरे शुरू हो रहे हैं। किस तरीके के दौरे हैं? क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरे किए जा रहे हैं? ये मेरी जिम्मेवारी है। लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया हुआ है यहाँ से। मेरे पास वैसे तो पूरे प्रदेश भर में जाना पड़ता है। प्रदेश में सारे संगठन का काम भी देखना पड़ता है, और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां जिनको निभाना पड़ता है मुझे। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं अपने हल्के के गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ पर्सनली, और लोगों के बीच में बैठ करके भाषण दे करके नहीं, उनसे पूछ करके कि आपकी क्या समस्याएं और है गांव की, जिन समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। और वो फिर अपनी तरफ से मेरे सामने गांव की जो दिक्कत है उसके बारे में जिक्र करते हैं, और मेरा हर वक्त ये प्रयास रहता है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द। मेरा सामूहिक काम में विश्वास है। मैं आज तक जितनी दफ़ा भी गांव में गया, हर बार गांव के लोगों की जो भी कोई छोटी मोटी डिमांड होती है उसको पूरा करके आता। लोग तो सत्ता में रह करके भी इतना काम नहीं कर पाते जितना मैंने विपक्ष में रह करके सुविधाएं प्रदान करने का काम किया। आज भी लोगों को देने के लिए आया। आज भी खुल करके पूछा है मैंने कि बताओ और क्या ऐसे काम है जिन गाँव से आज भी दिक्कत है। गाँव में दिक्कत अभी भी। सबसे बड़ी दिक्कत गाँव के अंदर जो है, जो मैं महसूस करता हूँ, एक अकेले मेरे हल्के की नहीं, पूरे प्रदेश की है। ये गांव के अंदर जो जोड़ में जो गंदा पानी जाता है, उस पानी को जाने की वजह से सारे जोड़ बंद हो गए। पशु भी उस पानी को नहीं पी सकते। और जोड़ के चारों तरफ जो आबादी है उसका वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि थोड़ी सी हवा जिस साइड की चल पड़ती है, फिर बदबू से सारा लोग परेशान हो जाते हैं।
सरकार को सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सौंदर्यीकरण करने की बजाय वो पैसा खा गए और लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी कि जोड़ को जो है उन्होंने डिस्पोजेबल वाटर बना दिया, जबकि जोड़ तो पशुओं के पीने के पानी के लिए होता था। जोड़ में मच्छियाँ इसलिए छोड़ी जाती थी कि जोड़ को वो साफ सफाई करके रखे, लेकिन आज तो वो भी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि सारे गांव का गंदा पानी जाता है, जिसमें केमिकल वाटर भी है, जिसमें कपड़े धोते हैं, साबुन है और है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जहाँ ये दिक्कत है, वहाँ एक और दिक्कत है, लोगों का काफ़ी सारे गांव की आबादी ऐसी है जो खेतों में चली गई। अब ढाणियों में जाने के बाद पीने के पानी की दिक्कत है उनके सामने, वाटर वर्क से उनकी पाइपलाइन जा नहीं सकती, सरकार ने उसके लिए शर्तें रखी हुई है। बिजली की समस्या है, कहते तो ये ढाणियों को लाइट देंगे, लेकिन लाइट देने की बजाय उन्हें ट्यूबवेल के कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं और वो 8 या 10 घंटे मिलती है, फिर बाकी पूरे टाइम जो वो गर्मी से सर्दी से परेशान होते हैं। इन चीज़ों का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सरकार गांव में सुविधा देती है, जहाँ शहरों में सारी सुविधाएं प्रदान करती है, वहाँ ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हमने पहले भी कोई भेदभाव नहीं किया था, आगे भी नहीं करेंगे। सबको सुविधा प्रदान करेंगे, सबको समान रूप से सारी चीज़ें उपलब्ध करा के देंगे। गांव में एक दिक्कत और है, स्कूल तो है, मास्टर नहीं है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है। डिस्पेंसरियाँ बन गई, हमने बना दी थी, हमारे टाइम में स्वास्थ्य केंद्र बने थे, लेकिन अब उनमें स्टाफ नहीं है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। ये सब चीज़ें सरकार इन पे ध्यान देने की बजाय कांग्रेस वाले बीजेपी से हिसाब मांगते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों से हिसाब मांगते हैं। अखबार की खबरें हैं, काम में विश्वास भरोसा नहीं। ना काम की बात कांग्रेस करती, ना काम की बात भाजपा करती। काम अगर किसी ने इस प्रदेश में किया तो 2000 से 2005 में चौटाला साहब के समय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत काम हुए थे, जिनकी आज भी लोग गिनती करते हैं। जितनी सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बनाई गई, वो 90% सड़कें हमारे राज्य में बनी, 10% में कांग्रेस और बीजेपी के राज्य में बनी होगी। जितने स्कूल अपग्रेड हमने किए, जितनी टीचर्स की भर्ती हमने करी, किसी ने नहीं करी। जितना बिजली का सुधारीकरण किया, 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब तो 8 से 10 घंटे लाइट है, उसमें भी बहुत सारे कट हैं, बहुत परेशानी है। अब लोगों को चौटाला साहब का राज याद आ रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो हर आदमी के गले उतरता है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें ये मान के चलो कि गरीब आदमी का सीधा लगाव और जुड़ाव है। उसकी सोच है कि अगर ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा, ना कि चंद लोगों की सरकार हो। आज तो पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस के टाइम में भी पूंजीपति हावी था और भाजपा के टाइम में। हमारी सरकार बनती है तो जो बड़े घराने हैं, पूंजीपति जो है, जो लूट करके खाना चाहते हैं, उन पे अंकुश लगता है। आम आदमी को उसकी सुविधा मिलती है, उसको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। अब राज बनेगा 7500 रुपये पेंशन का। हर घर में एक गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में देंगे। हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये देंगे। गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और उसके अंदर पक्का मकान बना करके देंगे। बिजली का बिल जो है, कोई 200 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई 300 की करता है।
ये सिर्फ इलेक्शन के स्टंट्स हैं। हम बिजली फ्री करेंगे, बिजली का एक पैसा बिल नहीं आएगा किसी का। मुझे सवाल किया था चंडीगढ़ में प्रेस के लोगों ने, कैसे कर दोगे फ्री? मैंने उनको बताया था आजकल सोलर पावर का ज़माना है, सौर ऊर्जा का ज़माना है, और 80% सब्सिडी है सोलर पे। उसमें भी लोग खाते हैं, उसमें भी कमीशन है, लगाने वाला भी पैसे लेता है, जिसको खरीद के लाओगे वो भी है, ठेकेदार भी खाते हैं। हम उस प्रथा को ख़त्म कर देंगे और जो सब्सिडी है उसका सदुपयोग करेंगे। हर घर के ऊपर सोलर जो है लगाने का काम करें। हम सोलर की बिजली जो है सरप्लस कर दें। केवल माप नहीं होगी, बल्कि जिसके घर पे सोलर की प्लेटें लगी होगी उससे उसको पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी छत यूज हो रही है, उसका एक तरह से किराया दिया जाएगा। बिजली तो फ्री होगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं सरकार बनने के बाद पहली कलम से पूरी करें। तो सब आपने कहा कि बीजेपी का 10 साल का शासन रहा, कांग्रेस का 10 साल शासन रहा, अब 2024 में दोनों पार्टियों को क्या भविष्य दिखता है? कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आएगी, हमारे हाथ में रहेगा सारा मामला। और जब हमारे हाथ में ये बात आएगी, बागडोर जब हमारे हाथ में होगी इस चीज़ की, तो फिर 100% हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं, हम तो अपना राज बनाएंगे और लोगों से किए हुए वायदे पूरे करेंगे। सर, पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर मोगी और लाइब्रेरी के नाम पर भ्रष्टाचार की खबरें काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पिछले 2-3 महीने से नहीं, पिछले 5 साल से लाइब्रेरी के नाम के ऊपर लूट है और पाइपें दबाने के नाम के ऊपर इस किस्म की पाइपें ला करके लगाई जाती है जो 4 दिन नहीं चलती, टूट जाती हैं। इन सब चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जब भी कोई मीटिंग आएगी, मैं भी लिखूंगा सरकार को अपनी तरफ से कि कोई अपने अपने इलाके की समस्या नहीं है, आपको तो यहाँ की जानकारी है, मुझे पूरे प्रदेश की जानकारी है। आज सरकारी पैसे का बहुत दुरुपयोग है, सरकारी पैसे को दोनों हाथों से लूटने का काम में लगी है सरकार में बैठे हुए लोग। हम इंक्वायरी की मांग करेंगे और ये करें कि ना करें, हमारा राज बनने के बाद ऐसे लोगों को सख्ती से निपटेंगे। कांग्रेस ने जो कानून पास किए, बीजेपी जो कानून पास किए, भले ही वो पोर्टल वाला सिस्टम, जिससे हम लोग काफी परेशान हो गए, आपकी सरकार बनने के बाद लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें इंडियन लोक तंत्र के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर भाईचारा कमेटी के सदस्य हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, 2000 तालियों से स्वागत करें। प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। बड़े ही आदर में मान में सम्मान के योग मेरे गांव के पिता तो अभय सिंह चौटाला जी का जोरदार तालियों के साथ हम गांव में पहुंचने में स्वागत। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के अंदर 11 चौटाला जी के निर्देश पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने फर्क है। जो बड़ी बात है इस गठबंधन की वो आप लोगों को देखने की जरूरत है। ये ऐसी चौपाल में हम बैठे हैं, ऐसी चौपाल चौधरी देवीलाल जी की जयंती जब इतिहास में जाके पढ़ेंगे, एक घटना जब आपके बीच में जिक्र करूंगा, चौपाल बनाने का काम करूंगा, उस तरह पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी चौपालों का निर्माण हुआ। विशेष तौर पर जो बुढ़ापा पेंशन स्कीम में है, ये बात बता के जाने कि हम प्रत्येक गांव के जो ऐसी बोले हैं, जो हमारे लोग हैं जिनको 3000 रुपए पर मंथ के मिलते हैं,
रुपए पर मंथ आप लोगों को मिलेंगे। और एससी का बैकलॉग जो पढ़े लिखे मेरे समाज के युवा साथी हैं उनको पता है कि जो बैकलॉग की पोस्टें आप शेड्यूल कास्ट की जो पोस्टें हैं होमवर्क नहीं आओ ना बीजेपी होमवर्क मांगा ना कांग्रेस का। सारी चीज को समाधान है। लोगों ने मुझे नुमाइंदा बनाया हुआ है मेरे पास वो फिर अपनी तरफ से मेरे सामने गांव की जो दिक्कत है उसके बारे में जिक्र करते हैं।